आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 7। जहां गौरी बहुत खुश थी कि उसे उसका परिवार मिल गया, वहीं नयन उदास हैरान परेशान थे। उन्हें तो उम्मीद थी कि गौरी ही उनकी बहन है, मगर गौरी ने जब बताया कि ऐसा ही लॉकेट और पेंडेंट उसने किसी और के पास देखा है और उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ रहती है, कहाँ चली गई है, तो नयन उदास हो गए थे और उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई थी। रात का समय। कुंवर नयन संध्या काल की पूजा करने के बाद उदास मन से कुंड के पास एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए थे। वो आज बहुत उदास थे। गौरी की बातों को सोच सोच कर वो परेशान हुए जा रहे थे। उम्मीद की एक किरण कल नजर आई थी और आज खो गई। महादेव, आपका क्या इरादा है? आस दिखाकर निराश करना क्या ठीक है महादेव? नयन मन ही मन महादेव से लड़ रही थी। अचानक पुरोहित जी ऐसे ही घूमते हुए उस तरफ आ गए और उन्होंने नयन को इस तरह से अंधेरे में अकेले बैठा देखा तो उनके पास आ गए। जजमान, अंधेरे में यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? चलिए उठिए, रात्रि भोजन का समय हो गया है। आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। पुरोहित जी जिनको जानते थे उन्हें अपने साथ ले जाकर भोजन करवा लेते थे। नयन ने जाने से मना कर दिया तो पुरोहित जी उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। खाना खाते समय भी नयन बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। उनका खाने का मन भी नहीं हो रहा था, मगर वो तो मंदिर का प्रसाद था, इसीलिए छोड़ भी नहीं सकते थे। पुरोहित जी का ध्यान भी नयन की तरफ था। कल तो ये इतने खुश नजर आ रहे थे और आज अचानक क्या हो गया? पुरोहित जी भी सोच रहे थे। क्या सोच रहे हैं जजमान? आज आपका ध्यान किधर है? खाने में आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। नयन ने पुरोहित जी की तरफ देखा और एक फीकी सी मुस्कान दी और फिर वापस अपना ध्यान भोजन की तरफ लगा लिया। कह डालिए अपने मन की बात। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा के दरबार में बैठे हैं आप। अपने मन की बात कह डालिए। बाबा की मर्जी होगी तो वो आपके मन की बात सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। पुरोहित जी ने बड़े प्यार से कहा। कैसे कहें हम अपने मन की बात? नयन ने खाने की थाली को सरकाते हुए कहा। उन्होंने अपना भोजन बेमन से ही सही पर खत्म कर लिया था। अगर आपको देर ना हो रही हो तो आइए, कुछ देर हमारे पास बैठिए और हमें अपने मन की बात कह डालिए। हम महादेव से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पुरोहित जी ने बड़े प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। कुंवर नयन ने कहा। आइए चलिए, हमारे कमरे के आगे बरामदे पर बैठकर बातें करते हैं, पुरोहित जी ने कहा और खड़े हो गए। नयन ने भी उनका अनुसरण किया। कुछ ही देर में दोनों पुरोहित जी के कमरे के आगे बने हुए बरामदे में बिछी हुई चटाई पर जाकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद पुरोहित जी ने कहा। महादेव जी का नाम लेकर शुरू कीजिए जजमान, अपने मन की बात कहना। पुरोहित जी, नयन ने कहना शुरू किया। आज से कई साल पहले हम अपने परिवार के साथ अपनी छोटी बहन का जन्मदिन मनाने यहाँ आए थे। उस दिन मंदिर में कोई उत्सव भी था, अतः भीड़ भी खूब थी। बहन के ग्रह भारी थे, अतः हमारी माता पिता चाहते थे कि यहाँ पर उनके पुरोहित जी से मिलकर उनकी पूजा की जाए और जन्मदिन भी यहीं मनाया जाए। इसीलिए हम सपरिवार यहाँ पर आ गए। उस दिन सुबह से हम यहाँ मंदिर में थे और हमारी बहन की ग्रह शांति के लिए पूजा वगैरह चल रही थी। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, पूजा लगातार होनी थी। एक पूजा सुबह से लेकर शाम तक और दूसरी पूजा मध्य रात्रि से लेकर अगले दिन की 12 बजे तक होनी थी। रात्रि 8 बजे करीब जब एक पूजा समाप्त हुई तो हम लोग विश्राम करने के लिए कुंड की तरफ चले गए। वहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पीने लगे। तभी पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आपस में लड़ते हुए वहाँ पर आए और सामने जो भी आता उसी पर वार करते चले गए। वहाँ पर बुरी तरह से भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में हमारा परिवार भी एक दूसरे से अलग हो गया। पुलिस के आने के बाद जब वो सब लोग वहाँ से भागे और उसके बाद शांति छा गई और हम लोगों ने देखा कि हमारे परिवार के समस्त सदस्य तो वहाँ पर हैं, मगर हमारी बहन वहाँ पर नहीं थी। हम लोगों ने सारी रात ढूंढते रहे मगर वो हमें नहीं मिली।
अगले दिन भी हम उन्हें ढूंढते रहे, मंदिर के प्रांगण में, गली में, कुंड की तरफ, जहाँ भी देखो चारों तरफ अत्यधिक संख्या में लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी, आदमी भी थे। जहाँ भी कोई बच्चे की लाश दिखाई देती, हम उसे उलट पुलट कर देखते कि कहीं हमारी बहन तो नहीं है। करीब 1 हफ्ता रहने और उन्हें ढूंढने के बाद हम लोग निराश होकर यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कभी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी बहन को खोया था, तो हमारा मन बहुत ख़राब हो गया था। हमने सोच लिया था कि अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों पता नहीं क्यों हमारी मॉम कहने लगी कि वो यहाँ आना चाहती हैं, और इसीलिए पिछले दिनों हम यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आए थे। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन जब हम अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आए, तो वो लड़की जिसके साथ कल हम बात कर रहे थे मिली, और मॉम ने उसे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़की की शक्ल मेरे से मिलती है, कहीं यही उनकी बेटी तो नहीं है। हमने भी उस लड़की को देखा था और वो लड़की हमें हमारी मॉम की तरह लग रही थी। पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में हमें उम्मीद जाग गई थी कि हो ना हो वही लड़की हमारी बहन है। लेकिन आज उनसे बात करने पर पता चला कि वो हमारी बहन नहीं है। उन्होंने हमारे ब्रेसलेट में लगे इस पेंडेंट को देखकर कहा, ऐसा पेंडेंट उन्होंने किसी लड़की के पास देखा था जो उनकी सहेली थी, लेकिन अब उस लड़की का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ चली गई। पुरोहित जी, हमारी तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी मॉम को क्या जवाब देंगे? हम उनसे वादा करके आए थे कि उनकी बेटी को हम कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। महादेव ने एक उम्मीद दिखाकर फिर नाउम्मीद कर दिया। इतना कहकर नयन चुप हो गए। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं जजमान? पुरोहित जी ने पूछा। वही लड़की जिसके साथ कल हमने भोजन किया था, कुंवर नयन ने कहा। वो लड़की? वही ना जो कल हमारे साथ भोजन कर रही थी। वो तो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। और क्या उसने नहीं बताया कि? इतना कहकर पुरोहित जी कुछ देर के लिए रुक गए। क्या नहीं बताया उसने पुरोहित जी? नयन ने नजरें उठाकर पुरोहित जी को देखा और पूछा। वो लड़की भी एक खोई हुई लड़की है जो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर अक्सर आती रहती है, पुजारी जी के मुंह से निकला। पुजारी जी हैरान थे। जिस लड़की को ये जजमान ढूंढ रहे हैं और जो लड़की अपना परिवार ढूंढ रही है, दोनों आमने सामने हैं, मगर एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। हे बाबा महाकालेश्वर महादेव, आपने क्या लीला रची है? पुजारी जी भी आश्चर्यचकित थे। क्या? नयन अवाक रह गए। लेकिन उन्होंने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, बल्कि जब हमने पूछा कि उनके परिवार में कौन कौन है, तब उन्होंने कहा कि माँ, 2 भाई और वो खुद हैं परिवार में। पिता की 1 साल पहले मृत्यु हो गई है। नयन हैरान होकर बोले। पुरोहित जी, क्या आप हमें विस्तार से उस लड़की के बारे में बता सकते हैं? प्लीज़ बताइए ना, कहीं वही लड़की तो नहीं है हमारी बहन? नयन उतावले से हो गए। वो लड़की यहाँ आई थी। वो जानना चाहती थी कि उसे सपने में दिखाई देता है कि उसका जन्मदिन है और पूजा चल रही है। फिर अचानक पूजा रुक जाती है और वो सब लोग पानी के समीप बैठे हुए हैं। फिर अचानक एक भगदड़ मच जाती है और वो लड़की अपने परिवार से बिछड़ जाती है। उस लड़की को बचपन से बार बार यही सपना आ रहा था। तब वो यहाँ आई और उसने हमसे ये बात कही और इस सपने का इस मंदिर से संबंध पूछने लगी। उसने हमें कहा कि हम अपने दिमाग पर जोर डालें। तब हमने उसे उस घटना के बारे में बताया। उसी भगदड़ में ये लड़की अपने परिवार से अलग हो गई। तब उस लड़की ने कहा था कि वो अभागन लड़की मैं ही हूँ जिसका उस दिन जन्मदिन था, और उस भगदड़ में वो अपने माता पिता से अलग हो गई थी, खो गई थी। तब उनके साथ जो स्त्री आई थी, उन्होंने बताया कि उस लड़की को उन्होंने नदी के घाट से उठाया और अपने साथ ले गए और उनकी परवरिश की। मगर उस लड़की के दिमाग में ये घटना बनी रह गई। वो इस घटना को भूल नहीं पाई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, ये घटना एक स्वप्न के माध्यम से उसे परेशान करती रही। इसीलिए एक दिन यहाँ पूछताछ करने आई थी और अपना फ़ोन नंबर भी दे गई थी कि अगर कोई इस तरह से गुमशुदा को ढूंढने आए तो उसका नंबर लेकर मैं उसको भेज दूँ, उनकी बात करा दूँ। मगर कितने आश्चर्य की बात है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं,
मगर एक दूसरे को मालूम ही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे के सामने हैं। वो लड़की भी अपने छोटे छठे जन्मदिन की बात करती है और आप भी वही बात करते हैं, मगर उस लड़की ने आपसे ये बात क्यों छुपाई? क्या आपने उस लड़की से पूछा था कि वो कौन है? नहीं पुरोहित जी, ना तो उस लड़की ने बताया कि वो खोई हुई लड़की है और ना ही हमने बताया कि हम किसी को ढूंढने आए हैं। हाँ, मगर वो किसी पेंडेंट की बात कर रही थी कि ऐसा पेंडेंट उसने अपनी सहेली के पास देखा था। ये कहकर नयन ने अपने ब्रेसलेट पे लटके हुए पेंडेंट को दिखा दिया। क्या उस लड़की के पास ऐसा पेंडेंट है? कुंवर नयन ने पूछा। हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की कि उसके पास क्या है क्या नहीं। उस लड़की ने हमें इतना कहा था कि अगर कोई ढूंढता हुआ आए तो उसका अता पता ज़रूर ले लें और उसको भेज दें। तो फिर ठीक है पुरोहित जी, ये हमारा फ़ोन नंबर है। अब वो लड़की आएगी तो उसे हमारा नंबर दे दीजिएगा। क्यों ना आप दोनों आमने सामने होकर बात करें। मैं कल उस लड़की को फ़ोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं पुरोहित जी, हमें डर लग रहा है कहीं हम उसे खो ना दें। हमें अजीब सी अनुभूति हो रही है। नयन बड़बड़ाने लगे। उनकी अजीब सी स्थिति हो गई थी। वो कांपने लगे थे। उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। पुरोहित जी ने उनको इस तरह से कांपते हुए देखा तो वो भी डर गए। पास खड़े लड़के को बुलाकर पानी मंगवाया और नयन को पकड़ा दिया। फिर उन्होंने नयन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अपने आप को संभालिए जजमान जी, घबराइए नहीं। आप बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दरबार में हैं। लगता है अब दोनों के वनवास का वक्त ख़त्म हो गया है, इसीलिए आप दोनों आमने सामने हैं। पहले ही एक दूसरे से मिले मगर एक दूसरे को जान नहीं पाए। फिर अब मैं भी एक माध्यम बन गया हूँ एक दूसरे को बताने के लिए। आप निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होगा। आप उन्हें नहीं खोएंगे बल्कि आप उन्हें पाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और महाकालेश्वर बाबा का नाम लेकर जय जयकार करने लगे। वो खुश हो रहे थे और कह रहे थे, दो बिछड़े हुए लोग मिलने वाले हैं। जय हो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा। पुरोहित जी जय जयकार लगाते हुए वहीं गोल गोल घूमकर नाचने लगे। वो खुशी में नाच रहे थे। उनके इस तरह से जय जयकार करते हुए नाचते हुए देखकर कुछ और भी वहां आ गए और वो भी तालियां बजाकर जय जयकार करने लगे थे। नयन की आंखों से आंसू बरस रहे थे मगर ये खुशी के आंसू थे और वो भी हाथ जोड़े जय हो बाबा महाकालेश्वर कह रहे थे। ये जानने के बाद कि गौरी राज परिवार से संबंध रखती है और सामने जो लड़का है शायद वो उसका भाई है, क्योंकि दोनों के पास एक जैसे सोने का त्रिशूल ओम जड़ित पेंडेंट जिसमें छोटे छोटे रुद्राक्ष के 6 दाने सोने से मढ़े हुए हैं और जो दोनों को उनके छठे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप उनके माता पिता से मिले थे। और हाँ, मेरी और इनकी मॉम और ख़ुद इन भैया, हम तीनों की शक्ल कितनी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम तीनों एक दूसरे की कॉपी हों, बस फ़र्क उम्र का है। फ़ोटो देखकर ही लगता है हम तीनों एक ही परिवार से हैं। एक तरफ तो अपना परिवार मिल जाने की खुशी और दूसरी तरफ श्रीमती राव को पता लगने पर उनके दुख हो जाने का डर। समझ में नहीं आ रहा था गौरी क्या करे। ना तो वो खुश हो सकती थी और ना ही दुखी। यही सोचते सोचते उसकी सारी रात आंखों में गुजर गई। अभी ब्रेकफास्ट करके उठी थी कि गौरी का फ़ोन नंबर बज उठा। उसने फ़ोन में देखा ऑफिस का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई कि आप समय पर ऑफिस आ जाइए, कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। अब कौन सी ज़रूरी बातें करनी हैं? बड़बड़ाती हुई गौरी अपने रूम में तैयार होने चली गई। मॉम, हम अपने पुराने ऑफिस जा रहे हैं, अभी वहाँ से फ़ोन आया था, इसीलिए जा रहे हैं। कहते हुए गौरी ने अपनी बाइक स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ निकल गई। यस मैम, मुझे किससे बात करनी है? गौरी ने ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा। आप वेट करें, मैं सीनियर मैनेजर को फ़ोन लगाती हूँ, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और उन्हें फ़ोन लगाने लगी। गौरी सामने सोफे पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। हे ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? आवाज़ सुनकर गौरी ने देखा सामने कुंवर अंशुल प्रताप सिंह उसी की तरफ आते हुए कह रहे थे। इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ऑफिस डेकोरम भूल गए क्या? गौरी ने चिढ़ते हुए अंशुल से कहा। भाग में जाए ऑफिस डेकोरम, इतने दिनों बाद आप ऑफिस आई हैं, ऊपर से हम आपसे बात भी नहीं कर सकते क्या? अंशुल ने हल्की सी नाराज़गी जताई और अपना हाथ आगे कर दिया। गौरी ने हल्के से उनका हाथ थामा और छोड़ दिया। कैसे हैं आप?
लंच टाइम पर बहुत मिस करते हैं हम आपको। प्लीज़ वापस आ जाइए ऑफिस। अंशुल ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। कुछ काम धाम भी करते हो या सिर्फ फ्लर्ट करते रहते हो? गौरी ने घूर कर देखते हुए कहा। सच में आपके बिना यहाँ काम में मन ही नहीं लग रहा। सोच रहे हैं हम यहाँ से चले जाएं। अंशुल ने गौरी को तिरछी नज़र से देखते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट जो ये सारी बातें सुन रही थी, खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी, छोटे कुंवर साहब को तो आशिकी से फुर्सत ही नहीं है। दिन में पता नहीं कितनी लड़कियों से इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं, और उधर सीईओ साहब को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुंवर प्रताप ने रिसेप्शनिस्ट को मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा। मुझे भी ये लाइनें किसी ने कही थी। मुझे क्या, कुछ और लड़कियों से भी कही थी। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली। कौन था वो? कहीं यही तो नहीं है? गौरी ने पूछा। अरे ये तो हमसे जलती है, क्योंकि ये सारी बातें हमने इन्हें नहीं कहा, इसी वजह से। अंशुल प्रताप हंसे। रिसेप्शनिस्ट भी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। आपको यहाँ आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, अब सारी लड़कियों से फ्लर्ट करने लगे हैं। मैं अभी आपकी शिकायत करती हूँ जाकर आपके उस खड़ूस सीईओ से। इतना कहकर गौरी जैसे ही आगे बढ़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने वीर प्रताप खड़े उसे ही देख रहे थे। गौरी ने अपनी नज़र घुमाई अंशुल प्रताप को देखने के लिए, तो पाया कि वो वहाँ से किस पल गायब हो गए पता ही नहीं चला। रिसेप्शनिस्ट भी बड़े सीरियस मूड में अपनी सीट पर खड़ी हो गई थी। कुछ देर पहले जो हंसी मजाक का माहौल था, वहाँ पर अब ऐसे शांति थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खड़ूस सीईओ, आपने हमारा नामकरण भी कर दिया। वीर प्रताप ने घूर कर गौरी की तरफ देखा। जो जैसा है उसे वैसा ही कहा जाएगा, गौरी ने मन ही मन कहा। हमारे साथ आइए, वीर प्रताप ने आदेशात्मक स्वर में कहा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। गौरी ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा। बेस्ट ऑफ लक, रिसेप्शनिस्ट धीरे से बोली। गौरी ने अपना सर हाँ में हिलाया और आगे बढ़ गई। सीईओ के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने नॉक किया। अंदर आ जाइए, वीर प्रताप ने कहा। गौरी अंदर ऑफिस में आकर खड़ी हो गई। वीर प्रताप ने ड्रॉर से गौरी की फाइल निकाली और उसके सामने रख दिया। ये क्या है? गौरी ने पूछा। ये आपकी और कंपनी के बीच हुई एग्रीमेंट की फाइल है, इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि आप 3 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर ऐसा करती हैं तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, वीर प्रताप ने गंभीर शब्दों में कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने पढ़ा था इस एग्रीमेंट को, मुझे याद नहीं कि उसमें ऐसा कुछ लिखा था। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? वीर प्रताप ने गुस्से में कहा। उन्होंने फ़ोन उठाया और सीनियर मैनेजर को अपने पास बुला लिया। कुछ ही पल में सीनियर मैनेजर वहाँ पर आ गए। इस लड़की को बताइए कि इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है। इतना कहकर वो अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। गुड मॉर्निंग सर, गौरी ने सीनियर मैनेजर को देखकर कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर राव। इतना कहकर उन्होंने वो फाइल उठाई और पन्ने पलटते हुए उस पेज को निकाला जिसमें लिखा था 3 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ा जा सकता, अगर ऐसा हुआ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। गौरी ने उस पेज को देखा और ध्यान से पढ़ा। हमने तो ये उस समय देखा ही नहीं था, हो सकता है पेज चिपक गया हो और आप पढ़ नहीं पाए हों, सीनियर मैनेजर ने बड़े प्यार से कहा। वो जानते थे कि सच्चाई क्या है। अब हम क्या करें? हमको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा? हम ये जॉब नहीं करेंगे तो करीब 9 लाख रुपये भरने पड़ेंगे आपको, पीछे से वीर प्रताप कमरे में आते हुए बोले। 9 लाख रुपये? गौरी की आंखें हैरत से फैल गई। जी, 1 साल का 3 लाख, 3 साल का 9 लाख। हम एक पैसा भी कम नहीं करेंगे, वो भी आपसे। अब आप या तो 9 लाख रुपये हर्जाना भरें या फिर जॉब कंटिन्यू करें। अगर जॉब कंटिन्यू करना है तो कल से आप आ जाइए, अब आप जा सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने गौरी को दरवाजे की तरफ इशारा किया। गौरी ने सीनियर मैनेजर की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। गौरी के बाहर निकलते ही वीर प्रताप बड़ी कुटिलता से मुस्कुराए और सीनियर मैनेजर से बोले, अब आएगी ऊँटनी पहाड़ के नीचे। सीनियर मैनेजर बेचारे लाचारी से मुस्कुराए और बाहर निकल गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस मासूम लड़की के साथ वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। सर, ये सब क्या है? उस समय हमें उस एग्रीमेंट में ये पेज नज़र क्यों नहीं आया? गौरी ने मासूम निगाहों से सीनियर मैनेजर साहब को देखते हुए कहा। मिस राव, जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है,
और फिर उस वक्त एग्रीमेंट इतने गौर से कौन पढ़ता है। चलो कोई बात नहीं, तुम कल से ऑफिस आ जाओ। वैसे भी हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हो और अपना काम मेहनत से करती हो। सीनियर मैनेजर ने उसका कंधा थपथपाया। फिर उन्होंने टेबल पर रखे घंटी पर हाथ मारा तो तुरंत ही बाहर खड़ा चपरासी अंदर आ गया। उसे 2 चाय और बिस्किट लाने को कहा। अब तुम चाय पीकर जाना, समझी? बड़े साहब ने तुम्हें काम की बड़ी तारीफ की है। ये बात कुंवर वीर प्रताप को भी मालूम है, वो भी आपके काम की तारीफ कर रहे थे। बस इतना कह रहे थे कि तुम बहुत गर्म मिजाज की हो। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने तुम्हें दोबारा से जॉब में रख लिया, वरना तो लोग इस कंपनी में काम करने के लिए तरसते हैं। आप यहाँ काम करते हैं और आप इनके बहुत ही विश्वसनीय मैनेजर हैं, इसीलिए आप तो ऐसा कहेंगे ही, गौरी ने कटु शब्दों में कहा। एक पल के लिए सीनियर मैनेजर का दिमाग घूम गया। ये लड़की क्या कह गई? कुछ पल के लिए चुप रह गए और सोचने लगे, फिर मुस्कुरा कर बोले, ऐसा है, मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ वो सब कुछ देखा है जो तुम नहीं देख रही, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 साल हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें दोबारा मौका मिला है यहाँ काम करने का। यहाँ पर ईमानदारी से काम करने की बड़ी वैल्यू है और साहब लोग इस बात पर बहुत गौर करते हैं। तुम्हारे पिता स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव बड़े कुंवर साहब के फेवरेट थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने पर्सनल फंड से आपको फ्लैट दिया है और आपकी मॉम को पेंशन दिया है, वरना कंपनी की पॉलिसी में किसी को भी पेंशन और फ्लैट देने का प्रावधान नहीं है। ईपीएफ की एक मुश्त धनराशि मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। तुम अपना काम शुरू करो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें उनके सामने ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतना कंसर्न है, मैं बहुत खुशी हो रही है। हम आपका कहना मानेंगे, हम कल ऑफिस आएंगे। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। सीनियर मैनेजर मुस्कुराए। तभी चपरासी चाय और बिस्किट लेकर आ गया और उसने दोनों के आगे रख दिया। चाय पियो। सीनियर मैनेजर ने अपना कप उठाते हुए कहा। जी सर, थैंक यू। इतना कहकर गौरी ने भी अपना चाय का कप उठाया और पीना शुरू कर दिया। क्या रहा बेटा, तुम्हें ऑफिस क्यों बुलाया था? श्रीमती राव ने गौरी को वापस घर में आते देखकर पूछा। माँ, कल से हम वापस ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, गौरी ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें वहीं जॉब दोबारा मिल गई, मगर ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें दोबारा बुला लिया? मॉम, दरअसल जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब उसमें ये लिखा था कि हम 3 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते और अगर बीच में छोड़ दिया तो 9 लाख रुपये का हर्जाना देना पड़ेगा। मगर उस समय हमने ये सब कुछ नहीं पढ़ा था, या शायद ध्यान से उतर गया था, या फिर वो पेज पलट गया होगा। उस खड़ी सीईओ को ध्यान आया होगा तो उसने हमें बुलवा लिया और बोला कि या तो 9 लाख रुपये हर्जाना भरो या फिर जॉब कंटिन्यू करो। और मॉम, आप तो जानती हैं ना, 9 लाख रुपये का हर्जाना भरना हमारे बस का नहीं है, बस इसीलिए जॉब ज्वाइन कर लिया। गौरी ने थकी हुई आवाज़ में कहा। चलो कोई बात नहीं बेटा, काम तो कहीं ना कहीं करना ही है और अगर वहीं दोबारा कर रही हो तो उन्नति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अरे मॉम, उस खड़ूस सीईओ के रहते तो उन्नति तो क्या, नॉर्मल लाइफ भी जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाकर लाती हूँ, कहकर श्रीमती राव किचन की तरफ चली गई। स्वर्णगणी कुंवर वीर प्रताप सिंह का महल। रानी माँ, काफ़ी समय से कुंवर जी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आजकल? एक दिन मालिनी कुंवर वीर प्रताप के महल में पहुंच गई और रानी माँ तेजस्वी राज से पूछने लगी। वो काफ़ी समय से वीर प्रताप के ऑफिस के चक्कर लगाती रहती थी, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आते थे, इसीलिए आज वो महल में पहुंच गई थी और रानी माँ से पूछने लगी। अरे बेटा, वो तो इंदौर वाले ऑफिस को संभाल रहे हैं आजकल, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, हमें भी फ़ोन नहीं कर पाते। ओहो, तभी आजकल नज़र नहीं आते हैं, मालिनी ने कहा। अच्छा तो वो वापस कब आ रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। जब भी काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे, रानी माँ ने जवाब दिया। ओके, अच्छा तो फिर हम चलते हैं, हमने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया है कि वो हमें मिलने आ रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। अरे बेटा, जब आई हो तो चाय नाश्ता करती जाओ। रानी माँ, चाय नाश्ता हम फिर कभी कर लेंगे, फ़िलहाल तो हम चलते हैं, हमारे फ्रेंड हमारा वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर मालिनी उन्हें नमस्ते करते हुए वहाँ से निकल गई। अच्छा तो जनाब आजकल इंदौर में मज़े कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया क्यों नहीं, हमें फ़ोन क्यों नहीं किया?
इतना कहकर मालिनी ने कार के स्टीयरिंग व्हील में मुक्का मारते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया। तो फिर इंदौर पहुंचकर उन्हें सरप्राइज कर दिया जाए। इतना कहकर उसने कार को अपने महल की तरफ मोड़ दिया। कुंवर नयन अपने होटल के कमरे में बैठे सोच रहे थे कि क्या गौरी ने उन्हें डायरेक्ट मिलकर बात करनी चाहिए या फिर अपनी मॉम से कोई सलाह लेनी चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने नारायणी को फ़ोन लगा दिया और पूछ लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। नारायणी तो उतावली हो रही थी। उसने तुरंत कह दिया कि छोटे कुंवर तुरंत जाओ और उनसे बात करो। नयन झिझक रहे थे कि बात किस तरह से शुरू किया जाए। अगर आप बात नहीं कर सकते हैं, आप झिझक रहे हैं, तो ठीक है, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आते हैं। नहीं मॉम, नहीं, आप मत आइए। आप स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आप बेहोश भी हो सकती हैं पिछली बार की तरह। प्लीज़ आप मत आइए। हम सोचते हैं मॉम कि हमें क्या करना है। नयन ने नारायणी को वहाँ आने से मना करते हुए कहा। दोपहर तक नयन असमंजस में पड़े सोचते रहे कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। वो होटल से निकले और मंदिर की तरफ चले गए। वो एक बार पुरोहित जी से भी बात कर लेना चाहते थे कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। गौरी के हाथ में उसका लॉकेट था जो श्रीमती राव दोबारा ठीक करवा कर ले आई थी और उसको पकड़ा दिया था। गौरी की उंगलियां बार बार रुद्राक्ष के दोनों को छेड़ रही थी और सोच में पड़ी हुई थी कि कुछ समय पहले तो पुरोहित जी से कह रही थी कि अगर कोई उनसे किसी गुमशुदा के बारे में पूछने आए तो उनका नाम, पता और फ़ोन नंबर लेकर उसको भेज दें। इस समय जबकि उसे पता चल चुका है कि वो लड़का उसका भाई है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका मन दोनों तरफ डोल रहा है। एक तरफ तो उसे अपने परिवार के मिल जाने की खुशी हो रही थी, मगर दूसरी तरफ वो श्रीमती राव को नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने इतने समय तक उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर दिया, उसकी हर तमन्ना पूरी की और उसे दिलो जान से चाहा। वो कैसे उन्हें छोड़कर जा सकती है। हर बार वो सोचती, मगर श्रीमती राव का पलड़ा भारी होता। उसका मन नयन से बात करने का हो रहा था। झट से अपना मोबाइल लिया और नयन को फ़ोन लगा दिया। हेलो भैया। उधर से नयन ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौरी चहकती हुई बोली, ओ हेलो प्रिंसेस, कैसी हैं आप? आपकी याद आ रही थी, इसीलिए आपको फ़ोन कर दिया। क्या अभी भी आप उज्जैन में हैं? गौरी ने पूछा। हाँ, हम अभी भी उज्जैन में हैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, नयन ने जवाब दिया। आप मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हमने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है, हमारी जॉब लग गई है और हम कल से जॉब ज्वाइन करेंगे। आप यहाँ पर कब तक हैं? और ये भी पूछना था कि क्या आपसे मुलाकात एक बार और हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे प्रिंसेस, जब भी आप कहेंगी। तो फिर ठीक है, आज शाम मिल लेते हैं वहीं कैफ़े में। अच्छी बात है, कैफ़े में ही मिलती हैं। आप अपनी मॉम के साथ आइएगा। ठीक है भैया, शाम को 4 बजे कैफ़े में मिलते हैं। इतना कहकर गौरी ने फ़ोन काट दिया। भैया ने मॉम को क्यों बुलाया है? वो मॉम से क्या बात करना चाहते हैं? गौरी को कुछ समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मॉम के साथ ही चलते हैं। हो सकता है उन्हें अच्छा ना लग रहा हो कि हम दोनों अकेले मिलते हैं और लोग कोई बातें ना बनाएं, इसी वजह से उन्होंने मॉम को बुलाया होगा। गौरी ने सोचा और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगी। शाम के ठीक 4 बजे नयन कॉफ़ी कैफ़े डे पहुंच चुके थे। उधर गौरी भी अपनी मॉम को कॉफ़ी पिलाने के बहाने वहां लेकर आ गई थी। कोने के सीट पर बैठे नयन ने जब गौरी को अपनी मॉम के साथ आते हुए देखा तो वो उठ खड़े हुए। वो उनके पास गए और उनकी माँ के पाँव छूकर बोले, नमस्कार, हम कुंवर नयन प्रताप, मुंबई से। सदा सुखी रहो बेटा। मगर मुंबई में हमारा कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ, श्रीमती राव ने कहा। हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में आए थे, जहाँ पर इनसे यानी छोटी बहना से हमारी मुलाकात हो गई। हमें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चूँकि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए सोचा जाने से पहले एक बार और इनसे मुलाकात की जाए। इस वजह से हमने इनको यहाँ बुलाया था आपके साथ। हम आपसे भी मिलना चाहते थे। बैठिए। इतना कहकर नयन ने उनका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। दूसरी कुर्सी पर गौरी को बैठने का इशारा किया और खुद सामने बैठ गए। उन्होंने वेटर को इशारे से बुलाया। जब वो पास में आया तो उसे कॉफ़ी और पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया। तो आप मुंबई में रहते हैं? श्रीमती राव ने पूछा। जी, हम मुंबई में रहते हैं। आपकी बिटिया बहुत प्यारी और समझदार है और बड़ी हिम्मत वाली है, कुंवर नयन ने कहा। जी, आपने सही कहा, मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। पिता के मरने के बाद घर को हमको इसी ने संभाला है। दोनों भाइयों को उनकी ट्रेनिंग के लिए इसी ने भेजा है और खुद अपने पिता की जगह जॉब कर रही है। श्रीमती राव ने भी अपनी बेटी की तारीफ़ की।
काफ़ी देर तक सभी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक नयन ने कहा, आंटी जी, क्या आपको नहीं लगता कि गौरी और मेरी मॉम की शक्ल बहुत मिलती है? ये तस्वीर देखिए। इतना कहकर उन्होंने मोबाइल की गैलरी में से अपनी मॉम नारायणी की फ़ोटो निकाल कर दिखाई। श्रीमती राव ने नारायण की फ़ोटो देखी, फिर गौरी की तरफ देखा और फिर कुंवर नयन की तरफ। वो तो वाकई में चकरा गई। सच में नारायणी और गौरी का चेहरा एक जैसा दिख रहा था और साथ में नयन भी गौरी की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो माँ बेटा और बेटी तीनों एक दूसरे की कॉपी हैं। नयन ने तो नारायणी और गौरी की फ़ोटो को कोलाज में एक साथ जोड़ भी थी। दूसरी फ़ोटो में खुद की और गौरी की फ़ोटो एक साथ जोड़ दी थी। यही वजह है कि हमें गौरी जी से लगाव हो गया। हम इन्हें अपनी छोटी बहन मानने लगे हैं। अगर ऐसा है तो फिर भाई दूज आने वाला है, क्यों ना आप हमारे साथ हाथ से भाई दूज के त्योहार में टीका लगवा लें, गौरी ने कहा। नयन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गौरी को देखने लगे। आप सत्य कह रही हैं, 1 हफ्ते बाद तो दिवाली आने ही वाली है और उसके 1 दिन बाद भाई दूज का त्यौहार है। हमारे परिवार में भाई दूज के त्यौहार को बहुत महत्व दिया जाता है, मगर हमारे पास बहन नहीं है, इसीलिए हमने आज तक कभी इस त्यौहार को नहीं मनाया। नयन ने उदास होकर कहा। तो फिर रुक जाइए, दिवाली भी मना लीजिए हमारे साथ और भाई दूज भी। हमें भी बड़ी खुशी होगी आपके साथ भाई दूज का त्यौहार मनाकर, क्योंकि हमारे दोनों भाई यहाँ पर नहीं हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग में हैं और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल सकती, वो भी आ नहीं पाएंगे, गौरी ने कहा। फिर वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर बोली, मॉम, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है अगर भैया यहाँ पर रुककर भाई दूज का त्यौहार मना ले? नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहकर गौरी ने खुश होते हुए दोनों हाथों से तालियां बजाना शुरू कर दिया। गौरी को इस तरह से खुश होते हुए देखकर दोनों हंसने लगी। काफ़ी सारी बातें करने और कॉफ़ी पीने के बाद वो सभी वहाँ से उठे और नयन ने जाने की इजाज़त मांगी। दिवाली के दिन सुबह ही हम आपके पास आ जाएंगे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना आंटी जी? नहीं बेटा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप आ जाना। आपके पास गौरी का फ़ोन नंबर तो होगा ना? आने से पहले फ़ोन कर देना, आपको घर का पता बता देंगे। तीनों पार्किंग तक आए। वहाँ से नयन उज्जैन के लिए निकल गए और माँ बेटी अपने घर वापस आ गए। गौरी मन ही मन खुश हो रही थी। वो नयन के साथ दिवाली भी मनाएगी और भाई दूज का त्यौहार भी। वीर प्रताप अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे कि तभी रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन आया कि कोई प्रिंसेस मालिनी आपसे मिलकर बात करना चाहती है। वीर प्रताप हैरान रह गए। जिससे बचकर वो यहाँ आए थे वो यहीं पर पहुँच गई। वो अनमने मन से उठे और रिसेप्शन पर आ गए। मालिनी उन्हें देखते ही आगे आई और उनके गले लग गई। वीर कुछ नहीं कह सके। कैसे हैं कुंवर साहब? मालिनी ने उनकी बाह पकड़ते हुए कहा। हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? इतना कहकर उन्होंने अपने आप को मालिनी की पकड़ से आज़ाद किया और दूर खड़े हो गए। कैसे आना हुआ? वीर प्रताप ने पूछा। आपसे मिलने आए हैं। स्वर्णगढ़ी रियासत में आपको नहीं देखा तो रानी माँ से पूछ लिया कि आप कहाँ पर हैं। उन्होंने बताया कि आप इंदौर में हैं, इसीलिए हम आपसे मिलने यहाँ चले आए हैं। मालिनी ने वीर प्रताप को देखते हुए कहा, आइए हमारे साथ। इतना कहकर उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले आए। बैठिए, कहकर उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मालिनी कुर्सी सरका कर बैठ गई। वीर प्रताप अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गए। कुछ देर बातें करने और चाय पीने के बाद मालिनी ने कहा, कुंवर साहब, हम सफ़र करके थक गए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। ठीक है, आराम करिए। आप कहाँ ठहरी हैं? अभी तो हम कहीं नहीं ठहरे हैं, हम सीधा आपसे मिलने आए हैं, तो आप ही के साथ ठहरेंगे। मालिनी ने इतरा कर कहा। प्रिंसेस, हम महल में 2 भाई ही रहते हैं, वहाँ पर कोई महिला सदस्य नहीं है, आपको परेशानी होगी, इसीलिए हम आपके लिए अपने महल में रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। हम आपके लिए शहर के बेस्ट होटल में इंतज़ाम कर देते हैं। इतना कहकर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन लगाया, मगर मालिनी ने फ़ोन पर अपना हाथ रख दिया। क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पर कोई महिला है या नहीं? आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं। हमें तो आपके साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है। नहीं प्रिंसेस, आप एक सम्मानित परिवार से हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों की उंगलियां आप पर उठें। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है, और फिर भविष्य में तो हम दोनों की शादी होने वाली है, फिर कैसा डर? क्या कहा? हम दोनों की शादी? वीर प्रताप ने हैरत से उनकी तरफ देखकर कहा, हाँ, हम दोनों की शादी, आपकी और हमारी। क्या आपको मालूम नहीं है कि हमारे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए गए थे? मालिनी ने घूर कर वीर प्रताप की तरफ देखा। प्रिंसेस मालिनी जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हमने तो अपने परिवार से कह रखा है कि अभी हम बहुत व्यस्त हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कोई हमसे इस बारे में बात नहीं करता।
कोई बात नहीं, आप शादी अभी मत करिए, लेकिन हम एंगेजमेंट तो कर ही सकती हैं। नहीं प्रिंसेस मालिनी, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा तो शादी का इरादा ही नहीं है। हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आप हमारे दोस्त हैं और दोस्त की तरह रहेंगे। फिलहाल हम आपके रहने का इंतज़ाम अच्छे से होटल में कर देते हैं। कुंवर साहब, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हम आपको चाहने लगे हैं। आप ऐसा मत कहिए कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं। मालिनी ने अपने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहा। प्रिंसेस, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, परंतु हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। आपसे तो क्या, किसी से भी नहीं करने का इरादा है। अभी हम बहुत व्यस्त हैं, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। अगर हम प्यार व्यार और शादी की तरफ ध्यान देंगे तो अपने प्रोजेक्ट की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप अपने लिए अपने योग्य अन्य कोई वर देखें और शादी कर लें। आप मृग तृष्णा भ्रम के पीछे ना भागें। फिर प्रताप ने कहा। फ़ोन पर रिसेप्शनिस्ट से बोले, शहर के बेस्ट होटल में से एक स्वीट रूम बुक कर देना। ये सुनते ही मालिनी एकदम से खड़ी होकर बोली, अगर हम ठहरेंगे तो आपके पास, वरना कहीं नहीं। सॉरी प्रिंसेस, आप हमारे साथ नहीं रह सकती, बाकी आपकी मर्जी है। इतना कहकर वीर प्रताप भी खड़े हो गए। मालिनी ने गुस्से भरी नज़र से वीर प्रताप की तरफ देखा और टेबल से अपना हैंडबैग उठाती हुई बाहर निकल दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। वीर प्रताप उसको जाते हुए घूर कर देखते रह गए। हमें शादी के लिए इनकार करके आपने अच्छा नहीं किया कुंवर वीर प्रताप सिंह, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मालिनी मन ही मन वीर प्रताप को ढेर सारी गालियां देते हुए पार्किंग में आई और अपनी कार में बैठकर ड्राइव को कर बेस्ट होटल रूम ढूंढने को कह दिया। यस मैम कहकर ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। गौरी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली और कुछ ही देर में ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने अपनी अटेंडेंस लगाई और अपने कैबिन में पहुंचकर अपनी लैपटॉप खोलकर चेक करने लगी। उसे मालूम नहीं था कि काम कहाँ से शुरू किया जाए फिलहाल, इसीलिए वो अपने अकाउंट मैनेजर का इंतज़ार करने लगी। जब ऑफिस के लोगों ने देखा कि गौरी वहाँ पर बैठी अपने लैपटॉप में बिजी है तो सबको अच्छा लगा और उसके पास आकर सब उसे ग्रीट करने लगे। गौरी का व्यवहार कलीग्स के प्रति बहुत अच्छा था, इसीलिए जिसने भी सुना कि उसने जॉब छोड़ दिया सबको बुरा लगा था। वो उसे बहुत मिस कर रहे थे और आज जब सामने देखा तो खुशी जाहिर करने उसके पास चले आए। हे ब्यूटीफुल, हाउ आर यू कहते हुए अंशुल प्रताप भी वहाँ पहुँच गए। नाइस टू सी यू इन योर कैबिन, आई होप आई वुड एंजॉय लंच विद यू। इतना कहकर अंशुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ हेलो करने लगे। फुलक्कर कहीं के, हमारा हाथ छोड़ो और अपनी हद में रहो। खबरदार जो आज के बाद हमारा नाम ब्यूटीफुल बोला तो हम गौरी राव हैं, हमें इसी नाम से पुकारा जाए, समझे। इतना कहकर गौरी ने अंशुल प्रताप का हाथ झटक दिया। हाय मर गया कहकर अंशुल ने अपना हाथ पकड़ लिया। अंशुल को इस तरह से हाथ पकड़कर झुकते हुए देख तो गौरी डर गई। उसे लगा शायद उसने जोर से अंशुल का हाथ झटक दिया है। ओह, जोर से लगी क्या कहकर उसने दोबारा अंशुल का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे मालिश करने लगी। स्वर्ग का आनंद, कितना अच्छा लग रहा है आपके छूने से। बस आप ऐसे हमारे हाथ को पकड़े मालिश करते रहें, अंशुल ने आंखें बंद करके कहा, फिर हंसने लगे। जब गौरी ने देखा कि अंशुल ने ड्रामा किया है हाथ दर्द होने का, तो उसने उनका हाथ बुरी तरह से मरोड़ दिया। इस बार तो अंशुल प्रताप सचमुच दर्द से चिल्ला ही उठे। ऑफिस के अन्य कलीग्स कुंवर अंशुल प्रताप को इस तरह देखकर हंस रहे थे। सभी को मालूम था कि वो बड़े नटखट हैं और कुंवर वीर प्रताप के छोटे चचेरे भाई हैं। सिर्फ गौरी को ही नहीं मालूम था कि वो कौन है, क्योंकि पहले ही दिन ही एम्प्लॉय के रूप में नजर आ गए थे और किसी को भी बताने से मना कर दिया था। गौरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उसके साथ इस तरह का मजाक करे। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? एक गंभीर और कड़क आवाज़ सुनकर सभी लोग एकदम से वहाँ से तितर बितर हो गए। गौरी ने आवाज़ की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने कुंवर वीर प्रताप खड़े थे। ये लड़का हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। इतना कहकर गौरी ने अंशुल की तरफ देखकर इशारा किया तो वो शॉक्ड रह गई। वहाँ पर अंशुल थी ही नहीं, पता नहीं कब वहाँ से गायब हो गई। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन आपके साथ बदतमीजी कर रहा है? वीर प्रताप ने गंभीर स्वर में पूछा। अब गौरी चुप रह गई क्योंकि आसपास कोई नहीं था तो वो क्या कहती। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे और सर झुकाकर अपने टेबल पर कोई लैपटॉप देख रहा था तो कोई फाइल के पन्ने पलट रहा था और अंशुल प्रताप तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहिए आपको कौन परेशान कर रहा है? वीर प्रताप दोबारा बोले।
कोई नहीं, गौरी ने धीरे से कहा और लैपटॉप की तरफ देखने लगी। ये ऑफिस है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। ऑफिस का डेकोरम मेंटेन रखा जाए। आज के बाद इस तरह की कोई बदतमीजी या शोरगुल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वीर प्रताप ने जोर से सबको सुनाते हुए कहा और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वीर प्रताप अपने ऑफिस के अंदर घुसे, वैसे ही अंशुल प्रताप सामने वाले कलीग्स की टेबल के नीचे से निकले और गौरी को चिढ़ाते हुए वहां से भाग गए। गौरी उन्हें घूर कर देखती रह गई। मैम, आपको सीईओ सर बुला रहे हैं, चपरासी ने आकर गौरी से कहा। तुम चलो, हम आते हैं। इतना कहकर गौरी ने अपना लैपटॉप बंद किया और सीईओ के ऑफिस में जाने के लिए खड़ी हो गई। अब ना जाने कौन सा इल्ज़ाम लगाएगा खड़ूस कहीं का। बड़बड़ाते हुए वीर प्रताप के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनकर वीर प्रताप ने ऊपर देखा, फिर सिर हिलाकर अंदर जाने का इशारा किया। बैठिए। वीर प्रताप ने गौरी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थैंक्स कहकर वो बैठ गई। उसके बगल में सीनियर मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंट मैनेजर भी बैठे हुए थे। तो फिर क्या कहना है आप लोगों का? वीर प्रताप ने बाकी बैठे हुए मैनेजर से पूछा। सर, मेरे हिसाब से तो इन्हें अकाउंट डिवीज़न में ही रहने दिया जाए। इन्होंने सारा काम संभाल रखा था तो इन्हें उसकी काफ़ी जानकारी है, अकाउंट मैनेजर ने कहा। ओह, तो हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, गौरी ने मन ही मन सोचा। लेकिन हम इन्हें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट पे लेना चाहते हैं क्योंकि हम कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों के हिसाब से ये लड़की काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती है, तो हमें ऐसे ही लड़की की ज़रूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में चली जाए। लेकिन सर, मिश्रा अकाउंट में अच्छी हैं और उसमें इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो उन्हें वहीं रहने दिया जाए, सीनियर मैनेजर ने कहा। क्या बात है सर, आप इनका बड़ा फेवर कर रहे हैं। कोई रिश्वत दी है क्या इन्होंने आपको? वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए सीनियर मैनेजर से कहा। इतना सुनते ही सभी हल्के से मुस्कुराए। गौरी बेचारी घूर घूर कर सभी को बारी बारी से देख रही थी। उसे तो अपने सीईओ पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे कह सकते हैं वो। जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है वही काम तो करेगी वो कैसे उसकी मर्जी के बिना दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकती हैं। मन ही मन वो सोच रही थी। तो मिश्रा, हम आपको प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीर प्रताप बोले। लेकिन सर, सीनियर मैनेजर ने कुछ कहना चाहा। वीर प्रताप ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। हम अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो काम अच्छा कर सकते हैं, गौरी ने बीच में कहा। आपसे किसी ने पूछा? वीर प्रताप ने घूर कर गौरी की तरफ देखकर कहा। आप प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करेंगी और डायरेक्ट हमें रिपोर्ट करेंगी। आप सेक्रेटरी की पोस्ट पर प्रमोट की जाती हैं। नाउ यू कैन गो, वीर प्रताप उसे घूरते हुए बोले। गौरी कुछ नहीं बोल सकी, वो भी चुपचाप उन्हें घूरती हुई रह गई। हमें घूरना बंद कीजिए, हमें पसंद नहीं कि कोई हमें घूर कर देखे, वीर प्रताप ने गौरी से कहा। सभी मैनेजर्स गौरी की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और फिर एकदम से सीरियस हो गए। वो जानते थे कि अक्सर वो मुस्कुराते हैं तो फिर उन्हें कुआं वीर प्रताप के कोप का भाजन बनना पड़ता है। अब आप सब लोग जा सकते हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर प्लीज़, आप और मिश्राओ, आप दोनों रुकिए। सीनियर मैनेजर ने बेबसी से गौरी की तरफ देखा और ऐसा जाहिर किया जैसे वो कुछ नहीं कर सकते। फिर अकाउंट्स मैनेजर के साथ बाहर निकल गए। कुंवर नयन ने गौरी को दिवाली में साथ रहने का वादा किया। वो तुरंत मुंबई के लिए निकल गए। उनका इरादा दिवाली के दिन वापस आने का था, इसीलिए वो चले गए। वहाँ जाकर वो अपनी माँ नारायणी से इस बारे में बातें करना चाहते थे। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, नारायणी का मैसेज उन्हें मिला कि वो एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रही हैं। नयन मुस्कुराया। वो जानते थे कि वो उनकी मॉम नारायणी गौरी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। इस वजह से खुद ही एयरपोर्ट उन्हें लेने चली आ गई हैं। नयन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने नारायणी को बाहर खड़े देख लिया और उन्हें हाथ हिलाते हुए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने झुककर उनके पांव छू लिए। नारायणी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। बाहर निकलकर दोनों अपनी कार में बैठे। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। अब बोलिए, नारायणी ने कहा। यहाँ नहीं, कुंवर नयन ने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। नारायणी चुप होकर बैठ गई और कार विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। डियाना रिजॉर्ट पहुंचते ही नयन ने नारायणी को गौरी और अपने बीच की सारी बातें बता दी, जिसे नारायणी बड़े चाव से सुनती रही और बीच बीच में पूछती रही। उनके चेहरे पर बड़े प्यारे प्यारे से भाव आ रहे थे गौरी के बारे में सुनकर। नयन ने बहुत सारी तस्वीरें खींची हुई थी मोबाइल में, अपनी और गौरी की और उसकी मॉम की, जिसे वो नारायणी को दिखाते रहे और बताते रहे। छोटे कुंवर, हम उन्हें अपने पास कैसे लाएंगे? उनसे कैसे कहेंगे कि वो हमारी बेटी के हैं? क्या आपने कुछ सोचा है इस बारे में? मॉम, हमारे पास कोई एविडेंस भी तो नहीं है कि वो हमारी बेटी और बहन हैं, सिवाय चेहरे मिलने के और पुरोहित जी के बताने के अलावा।
उस लड़की से कैसे पूछें? हालांकि वो खुद एक खोई हुई बच्ची है, मंदिर में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर उसकी माँ को देखकर लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से अपनी बेटी को हमें सौंप देंगी। नयन ने कहा, अरे तो डीएनए किस मर्ज की दवा है? हम उनका और अपना डीएनए टेस्ट करवाएंगे और अगर वो हमारी बच्ची निकली तो उन्हें उनका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक हमारी बच्ची को आखिर पाल पोस कर बड़ा किया है। नारायणी ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें घुमाते हुए कहा, ओ मॉम, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। आप सही कह रही हैं, फिर तो हम चुपके से उनके बाल ले लेंगे। नयन ने बड़ी खुशी खुशी आवाज़ में कहा। नारायणी ने भी खुश होकर हुंकार भरी। मॉम, हमें दिवाली में उनके पास जाना है। उन्होंने हमसे वादा लिया है कि हम उनके भाई दूज पर टीका लगवाएंगे। हमने भी सोचा चलो हम दिवाली उनके साथ मना लेते हैं, इसीलिए दिवाली वाले दिन सुबह ही हम फ्लाइट पकड़कर इंदौर चले जाएंगे। जाना तो हम भी चाहते हैं, मगर आपके डैड आ गए हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? नारायणी ने चिंतित होकर कहा, आप बाद में चली जाइएगा जब डैड दोबारा बिजनेस टूर पर जाएंगे। समीक्षा और बच्चे क्या आपके बिना रह जाएंगे? आप हैं ना मॉम यहाँ पर, आप उन्हें संभाल लीजिएगा। अगर हमने उनसे वादा ना किया होता तो हम नहीं जाते। वैसे भी उनके दोनों भाई घर पर नहीं हैं, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर पर हैं और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली है। दूसरी बार हम भी थोड़ा सा सेल्फिश हो गए कि उनके हाथ का टीका लगवा ले। नयन की आंखें नम हो गई थी ये कहते हुए। नारायणी भी इस बात को महसूस कर सकती थी, इसीलिए वो चुप रह गई। मॉम, ये प्रसाद लीजिए, आपके लिए है। इतना कहकर नयन ने अपना बैग खोलकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा का प्रसाद निकाला और उन्हें पकड़ा दिया। नारायणी जी ने प्रसाद लेकर अपने माथे से लगा लिया। सिर्फ 5 दिन में ही गौरी ने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का सारा काम समझ भी लिया। इस समय फ्लोर पर 4 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे और सभी प्रोग्रेस पर थे। गौरी को एक प्रोजेक्ट पकड़ा दिया गया। उसको फील्ड में भी जाना पड़ता था और लैपटॉप में सारी जानकारी फीड करके कुंवर वीर प्रताप को मेल करना पड़ता था। उसका काम बढ़ गया था। फिलहाल बीच में दोनों की मुलाकात सिर्फ सुबह के समय होती थी या फिर शाम को जब रिपोर्टिंग करनी होती थी। गौरी वीर प्रताप की तरफ देखे बिना सारी रिपोर्टिंग पेश कर देती थी और बीच बीच में समझाती भी जाती थी। आज दिवाली थी और गौरी ऑफिस में आई हुई थी। अचानक उसके मोबाइल में मैसेज आया कि कुंवर नयन एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और वो इंदौर में ही होटल में ठहरेंगे। लंच के बाद उससे मिलने आएंगे। गौरी ने तुरंत फ़ोन कर दिया। नयन के फ़ोन उठाने पर बोली, भैया हम तो अभी ऑफिस में हैं, 3 बजे फ्री हो जाएंगे, फिर आपको लेने आपके होटल आ जाएंगे। आप हमें होटल का नाम और एड्रेस भेज दीजिएगा। अरे क्या आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है? जी भैया, वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, नयन ने कहा और फिर उन्होंने होटल का नाम बताकर फ़ोन काट दिया। लंच का समय हो गया था, मगर गौरी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो लंच करने जा सके। इन दिनों कुंवर अंशुल प्रताप भी उनके पास नहीं आ पाते थे, क्योंकि गौरी जब तक ऑफिस में रहती थी तब तक कुंवर वीर प्रताप की नज़रों के सामने रहती थी। उसका कैबिन वीर प्रताप के ऑफिस के बिल्कुल सामने था और सभी कैबिन में आर पार शीशे लगे हुए थे और पर्दे लगाना भी मना था। पर्दे सिर्फ वीर प्रताप के ऑफिस में ही लगे हुए थे और वो भी जालीदार पर्दे थे और उनके कांच की दीवारें भी इस तरह की थी कि जिनसे वीर प्रताप अंदर से सब कुछ देख सकते थे, मगर बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता था। गौरी ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और करीब 2:30 बजे जाने के लिए निकली तो वीर प्रताप उसके कैबिन में आए। आप कहाँ जा रही हैं? आपको जो टास्क दिया गया था वो खत्म हो गया? यस सर, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क एंड सेंट ऑल डिटेल्स थ्रू मेल टू यू। गौरी ने उनको देखे बिना कहा और दरवाजे से बाहर जाने लगी। हमारी तरफ देखकर बात क्यों नहीं करती हैं आप? हम देख रहे हैं आपका रवैया हमारे प्रति यानी अपने सीईओ के प्रति सही नहीं है। वीर प्रताप बड़े ही गंभीर और कड़े शब्दों में बोले। सर, जब हम आपकी तरफ देखते हैं तो आप हमें कहते हैं कि आप हमको घूर कर नहीं देखें, जबकि हम आपको घूर नहीं रहे होते हैं। आप हमारे कैबिन में आ जाइए, 1 कप कॉफ़ी पियेंगे और नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बारे में कुछ बातें करेंगे। सर, हमारे ब्रदर आए हुए हैं मुंबई से, उनको लेने होटल में जाना है और घर ले जाना है उनको। गौरी ने नजरें झुकाए हुए ही कहा। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। इतना कहकर वो जाने लगी। सर, हमने 3 दिन की लीव एप्लीकेशन दी है और सैंक्शन भी हो गया है। हमें अपने भाई के साथ रहना है। लीव कैंसल्ड, वीर प्रताप ने कहा। वहाँ से चले गए। गौरी को बड़ी ज़ोर से गुस्सा आया। उसने कैबिन के गेट में बड़ी ज़ोर से लात मारी और बाहर निकल गई। पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनकर वीर प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया सिवाय जाती हुई गौरी के पीठ के। फिर भी इतना तो समझ गए कि गौरी ने ही ज़रूर किसी चीज़ पर हिट किया है।
गुस्से में जिससे ये आवाज़ आई है। वो मुस्कुराए और अपने ही कैबिन की तरफ बढ़ गए। चिंगारी है ये लड़की, कभी भी भड़क जाती है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने ऑफिस का डोर खोलकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और उसके बारे में ही सोचने लगी। गौरी ऑफिस से निकली और पार्किंग में अपनी बाइक के पास आई और उसे स्टार्ट करके जाने लगी। तभी कहीं से भागते हुए अंशुल प्रताप आए और उछलकर उसके बाइक में बैठ गए। गौरी डिसबैलेंस हो गई थी अंशुल प्रताप की इस हरकत से। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक संभाली और बाइक रोककर बड़ी बुरी तरह से अंशुल को डांट दिया। अंशुल चुपचाप से बाइक से उतरे और दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर उसके सामने खड़े हो गए और मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, सॉरी, गलती हो गई। गौरी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, क्या बात है, बोलिए। उनका चेहरा देखकर उसे भी दया आ गई थी। वो काफ़ी दिनों से आपके साथ लंच नहीं कर पाए थे ना, इसीलिए सोचा आज आपके पास टाइम है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। और आज हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे भाई साहब मुंबई से आए हुए हैं और होटल में ठहरे हैं। हम उन्हें वहाँ से लेकर अपने घर जा रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ कॉफ़ी पी लेते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको हमारे भाई से डर नहीं लगता? अगर उन्होंने आपको पीट दिया तो? गौरी ने पूछा। हम आपके साथ कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे ना? आप तो हमें डरा रही हैं। ठीक है, बैठिए आराम से। जब हम 3 लोग हैं तो हम कार से चलते हैं ना, क्योंकि आपसी में तो आप अपने भाई साहब को बाइक में बिठाकर अपने घर चली जाएंगी और हम पैदल पैदल। ठीक है, कैब बुलाइए। गौरी ने कुछ देर सोचकर कहा, कैब? मगर हम तो अपनी। इतना कहते ही अंशुल प्रताप को ध्यान आ गया कि वो तो गौरी के सामने एक मामूली एम्प्लॉय हैं, मालिक नहीं। अतः उन्होंने अपनी कार का आइडिया कैंसिल करके तुरंत मोबाइल फ़ोन निकाला और कैब बुक कर दिया। गौरी ने अपनी बाइक वहीं साइड में खड़ी कर दी थी। दोनों पार्किंग से निकलकर मेन गेट के पास आ गए थे। कुछ ही देर में कैब आ गई और दोनों उसमें बैठकर कुंवर नयन से मिलने होटल चले गए। वीर प्रताप पार्किंग के दूसरे छोर पर अपनी कार के पास खड़े इन दोनों को देख रहे थे। कुंवर अंशुल प्रताप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लगता है इनकी क्लास लेनी पड़ेगी। वीर प्रताप खुद से ही बड़बड़ाने लगे और अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को चलने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। होटल के पोर्च में जाकर कैब रुकी तो दोनों उसमें से उतरे और गौरी ने नयन को फ़ोन कर दिया कि वो नीचे आ जाएं। कुछ ही देर में नयन अपने दोनों हाथों में काफ़ी सारे शॉपर बैग्स लेकर नीचे आ गए। गौरी को सामने देखकर शॉपर बैग से भरे अपने दोनों हाथों से उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम कर बोले, हैप्पी दिवाली प्रिंसेस, सेम टू यू भैया। कहकर गौरी ने भी नयन को अपनी बाहों में ले लिया। भैया, इनसे मिलिए, ये हमारे कलीग हैं। क्या नाम है आपका? गौरी अंशुल प्रताप की तरफ मुड़ी और उनका नाम पूछा। ये लो, आपको हमारा नाम ही नहीं मालूम? अंशुल प्रताप हल्की सी नाराज़गी से बोले और फिर नयन की तरफ बढ़कर कहा, माई सेल्फ कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माई सेल्फ कुंवर नयन समर प्रताप सिंह राणा, बाय प्रोफेशन होटेलियर फ्रॉम मुंबई। कुंवर नयन ने हाथ आगे बढ़ाकर उनका हाथ थाम लिया और बड़ी गर्मजोशी के साथ हिलाते हुए बोले, ओ माय गॉड, कितने लंबे नाम हैं आपके। गौरी हैरानी से बोली। दोनों मुस्कुराए। भैया, कॉफ़ी पीनी है, गौरी ने नयन से कहा। हाँ हाँ, आइए, होटल के रेस्टोरेंट में चलते हैं। इस तरह से आइए, ये कहते हुए नयन आगे आगे चलने लगे। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद एक लॉन आया, उसे क्रॉस करने के बाद रेस्टोरेंट नजर आया। तीनों अंदर जाकर एक सोफे के आमने सामने बैठ गए। कुंवर नयन और कुंवर अंशुल प्रताप आपस में जब बातें करने लगे तो गौरी बड़ी हैरानी से दोनों को देखने लगी। दोनों की बड़ी बड़ी बातें उसकी तो समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से एक दूसरे की रिश्तेदारी निकाल रहे थे। कभी जयपुर के रॉयल फैमिली की बातें करते तो कभी जोधपुर के रॉयल फैमिली की बात करते, कभी नेपाल के रॉयल फैमिली की बात करते तो कभी कश्मीर के राजाओं की बात करते। गौरी को शक होने लगा कि कहीं अंशुल प्रताप भी रॉयल फैमिली से तो नहीं है। वो घूर घूर कर दोनों को देख रही थी। अंशुल प्रताप को तो कुछ ज़्यादा ही घूर रही थी। हमारे सीईओ का नाम कुंवर वीर प्रताप सिंह और इनका नाम कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। सीईओ भी तो स्वर्णगढ़ी रियासत से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भाई भाई हों? अचानक गौरी के दिमाग में आया, कुंवर अंशुल प्रताप सिंह फ्रॉम स्वर्णगढ़ी। गौरी अचानक बीच में बोल पड़ी। दोनों कुंवर अचानक गौरी के इस तरह पुकारने से चौंक पड़े। दोनों ने गौरी की तरफ देखा। आप कौन हैं? गौरी ने अंशुल प्रताप से पूछा। क्या मतलब है आपका? आप जानती तो हैं हमें, हम आपके साथ काम करते हैं। अंशुल प्रताप ने हिचकिचाते हुए कहा। साफ साफ कहिए, आप कौन हैं और कुंवर वीर प्रताप से आपका क्या संबंध है? गौरी कड़े शब्दों में पूछती हुई उन्हें घूरे जा रही थी।
कोई नहीं है वो हमारे। अंशुल प्रताप गौरी के कड़े शब्दों को सुनकर हड़बड़ाते हुए बोले। झूठ मत बोलिए। इतना कहकर गौरी उठ खड़ी हुई और उसने झपट कर अंशुल प्रताप का गिरेबान पकड़ लिया। सच कह रहे हैं या झूठ? बताइए कुंवर वीर प्रताप सिंह आपके क्या लगते हैं? गौरी वैसे ही उनका गिरेबान पकड़कर बोली। अरे प्रिंसेस छोड़िए उन्हें। कुंवर नयन ने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा मगर गौरी ने उनका हाथ झटक दिया। सच बोल रहे हैं या नहीं? सब याद आ जाएगा। दे 2-4 झापड़ आपको कि आप कौन हैं। गौरी बड़े जोर से चिल्लाई और बुरी तरह से अंशुल प्रताप को झंझोर दिया। वो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब ताऊ जी के पुत्र हैं, कज़न हैं। कुंवर अंशुल प्रताप के मुंह से निकला। वो सच में डर गए थे। तो शुरू में झूठ क्यों बोला आपने हमें? इतना कहकर गौरी ने उन्हें धक्का देकर उनका गिरेबान छोड़ दिया। वो पीछे कुर्सी समेत गिरने वाले थे मगर नयन ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाइए, गौरी ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा। काम डाउन प्रिंसेस, प्लीज काम डाउन, नयन ने गौरी की ओर देखते हुए प्यार से कहा। खड़ूस सीईओ का झूठ बोलने वाला भाई, दोनों ही एक जैसे हैं। एक का गुस्सा नाक पे बैठा रहता है तो दूसरा झूठ बोलकर अपना गुजारा करता है। अरे प्रिंसेस प्लीज काम डाउन, उनकी बात तो सुन लीजिए। नयन गौरी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अंशुल प्रताप चुपचाप से उठे और जाने लगे। तभी नयन ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोकते हुए बोले, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए, कॉफ़ी पीकर जाइएगा। अब नहीं, अंशुल प्रताप ने नजरें झुकाकर कहा। अरे नहीं यार, अब आप हमारे दोस्त बन चुके हैं, बैठिए, हम आपको कॉफ़ी पिए बिना जाने नहीं देंगे और जब तक हम यहाँ हैं आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह। ऐसा कहकर नयन ने ज़बरदस्ती अंशुल को चेयर पर दोबारा बैठा दिया। उधर गौरी दूसरे चेयर पर मुंह फुलाए बैठी थी। अरे हमारे प्रिंसेस से माफ़ी मांग लीजिए ना, वो दिल के बहुत अच्छी हैं, आपको माफ़ कर देंगी। क्यों प्रिंसेस, सही बोल रहे हैं ना हम? नयन ने बारी बारी से अंशुल प्रताप और गौरी दोनों की तरफ देखते हुए कहा और अंशुल प्रताप की तरफ देखकर धीरे से आंख मारती। हमें माफ़ कर दीजिए प्रिंसेस, हम आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि आपने हमें वहाँ पर एक एम्प्लॉय समझकर हमारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। हमने तो सिर्फ उसको मजाक में ले लिया था। आप हमें अच्छी लगी थी और हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते थे। अगर आपको पता चलता कि हम सीईओ के कज़न हैं तो आपने हमसे दोस्ती नहीं करनी थी, क्योंकि आप तो सीईओ से वैसे ही चिढ़ती थी। बस इतनी सी बात है आपसे झूठ कहने की। वैसे भी हम यहाँ ज़्यादा दिन के लिए थोड़ी रहने आए हैं, जैसे ही काम होगा हम चले जाएंगे और हम आपसे अच्छी वाली दोस्ती रिलेशन बनाकर जाना चाहते थे। हमारा कोई गलत मकसद नहीं था इस दोस्ती का, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना कि हम घर में सबसे छोटे हैं, इसीलिए हम थोड़े से नॉटी भी हैं। इतना कहकर अंशुल प्रताप ने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया और दोनों हाथ से कान पकड़कर गौरी की तरफ देखने लगे। नयन तो हंसने में लगे थे अंशुल प्रताप की हरकतों को देखकर। उधर गौरी कुछ देर कूदकर उनको देखती रही, फिर बोली, ओके कॉफ़ी पियो और भागो जल्दी यहाँ से। पहले ये बताइए आपने हमें माफ़ किया या नहीं? माफ़ कर दिया, गौरी आंखें नचाते हुए पूरे एटीट्यूड से बोली। फ्रेंड्स, इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेबल पर रख दिया। गौरी चुपचाप देखती रही। तब नयन ने उसका हाथ पकड़ा अंशुल के हाथ में रख दिया और दोनों के हाथ पकड़कर हिला दिया, फिर बोले, नाउ फ्रेंड्स, नो फाइट। गौरी और अंशुल प्रताप ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, फिर से अंशुल प्रताप ने माफ़ी मांगी। इस बार गौरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब बस हो गया, कर दिया माफ़ आपको, बार बार ड्रामा क्रिएट मत करिए। गौरी बोली। वेटर कॉफ़ी और कटलेट्स ले आया था। तीनों मिलकर बातें करते हुए कॉफ़ी एंजॉय करने लगे। आगे जारी है।